हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन, इसके अंतर्गत हमने नॉमेनक्लेचर कंप्लीट किया है। नॉमेनक्लेचर हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का भी देखा है। इसके अलावा हमने फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर भी देखे हैं और एल्केन का विरचन किस तरह से किया जाता है, इनकी कुछ अलग अलग मेथड्स थी। इनमें कुछ नेम वाली रिएक्शंस भी थी, वो भी हमने कंप्लीट किया। नेम वाली रिएक्शंस में जैसे कि वुड्स रिएक्शन और कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि हमने यहाँ पर कंप्लीट की थी। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम एल्केन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम एल्केन के भौतिक गुण के बारे में देखें। यदि हम कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बंध की बात करें तो ये बंध किस टाइप का है? सहसंयोजक बंध है, हम जानते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा मजबूत तो नहीं होता है, इसलिए ये बंध आसानी से टूट सकता है। या तो कार्बन कार्बन बंध भी टूट सकता है या फिर कार्बन हाइड्रोजन बंध भी टूट सकता है, मतलब ये दुर्बल बंध होते हैं। तो दुर्बल बंध होने के कारण जो एल्केन के सदस्य हैं, स्टार्टिंग के सदस्य हैं C1 से लेके C4 तक, ये गैस फॉर्म में होते हैं क्योंकि इनके बंध आसानी से टूट जाते हैं। इनमें कार्बन की संख्या भी कम है और इनसे जुड़े हाइड्रोजन की भी संख्या कम है। ठीक है, जिस तरह से मतलब इनके आणविक द्रव्यमान भी यहाँ पर कम है, इस वजह से इनके ये किस तरह से मिलते हैं? गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, गैस के रूप में पाए जाते हैं ये। और यदि हम C5 से C17 की बात करते हैं तो आणविक द्रव्यमान क्या हुआ है? बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और यदि हम C18 से लेकर के या उससे अधिक कार्बन, जिनमें कि कार्बन की संख्या ज़्यादा है, तो वो किस तरह के फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसे हम एल्केन के सदस्य में आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब आणविक द्रव्यमान क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, जिससे इनके क्वथनांक भी क्या होंगे? बढ़ते चले जाते हैं। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर बढ़ते चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एल्केन के रासायनिक गुण के बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहली रिएक्शन है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। जैसे कोई हमने एल्केन लिया है, एल्केन का हमने पहला सदस्य मेथेन ले लिया। ठीक है, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं का किसी अन्य समूह के द्वारा यदि इसकी हम स्ट्रक्चर को ओपन कर ले तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। यदि किसी अन्य परमाणु के द्वारा इन हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें तो यह अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मान लीजिए हमने H को प्रतिस्थापित कर दिया X परमाणु के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम सूत्र क्या लिखेंगे? फिर इसे CH3X लिखेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया है और उसकी जगह पर क्या जोड़ दिया है? X परमाणु जोड़ दिया है। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसके अंतर्गत हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हैलोजनीकरण का। ठीक है, हैलोजनीकरण, अब नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि हैलोजन का ऐड होना। अब हैलोजन क्या होता है? एक्स ग्रुप, हमने ये पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत। एक्स ग्रुप जिसके अंतर्गत आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किस तरह से होती है वो कंप्लीट हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप में। देखिए स्टूडेंट्स, हम हैलोजनीकरण की रिएक्शन में यहाँ पर क्लोरीन परमाणु ले रहे हैं। क्लोरीन की रिएक्शन हम मेथेन के साथ करवाते हैं उच्च ताप पर या फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था Cl का एक परमाणु हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है तो CH3 बचेगा और Cl आ जाएगा एक उसकी जगह पर, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला है वो हाइड्रोजन, यहाँ का जो एक Cl बचा है, यहाँ पर तो 2 Cl के परमाणु हैं। ठीक है, तो एक Cl यहाँ पर जुड़ गया है इस कार्बन से और एक Cl इस यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है उसके साथ जुड़ करके HCl बना करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। मतलब ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में क्या होता है? CH3Cl ये वाला मॉलिक्यूल आगे फिर से Cl अणु से अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
तो यहाँ पर भी वही स्टेप होती है, यहाँ का एक हाइड्रोजन इस Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन माइनस होता है या निकलता है वो इस Cl के साथ बंध बना लेता है। तो एज ए HCl ये बाहर हो जाता है और यहाँ पर अब हाइड्रोजन कितने बचे हैं, CH2Cl2, क्योंकि अब 2 क्लोरीन हो गए हैं। ठीक है, ये रिएक्शन आगे फिर बढ़ती है। थर्ड स्टेप, CH2Cl2 ये फिर से किसी क्लोरीन अणु से मिलता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है क्लोरीन के द्वारा। तो यहाँ पर प्राप्त होता है हमें CHCl3 प्लस एक मॉलिक्यूल HCl का। आई होप आप लोगों को ये स्टेप क्लियर हो रही होगी। यदि आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इनकी स्ट्रक्चर को ओपन करके बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ओपन करके आप बनाएंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा Cl के द्वारा, फिर अगली स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा, फिर अगली स्टेप में तीसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा क्लोरीन के द्वारा। इस तरह से ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर फोर्थ स्टेप में ये बनने वाला CHCl3 आगे फिर से किसी क्लोरीन अणु से रिएक्ट करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या होता है, बचा हुआ एक और हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पर बनता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और एक मॉलिक्यूल HCl का। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल यहाँ थर्ड स्टेप में बना था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसे कहते हैं मिथाइल क्लोराइड और इसे कहते हैं मैथिलीन क्लोराइड या डाइक्लोराइड भी लिख सकते हैं। तो ये स्टेप के थ्रू हैलोजनीकरण की अभिक्रिया होती है। हैलोजनीकरण मतलब कि जहाँ पर हैलोजन का ऐड होना या हैलोजन परमाणु के द्वारा एल्केन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होना। तो ये अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, अभी हमने हैलोजनीकरण रिएक्शन देखी, किस तरह से मेथेन में से एक एक हाइड्रोजन हैलोजन मतलब क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस होता जाता है और लास्ट में हमें CCl4 प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि इसका हमें मैकेनिज़्म यहाँ पर आपके सिलेबस में दे के रखा है। यह अभिक्रिया एक क्रियाविधि के द्वारा, एक मैकेनिज़्म के द्वारा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है और ये मैकेनिज़्म यहाँ पर है मुक्त मूलक द्वारा। अब मुक्त मूलक क्या होते हैं, फ्री रेडिकल जिसे कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं, जैसे सपोज़ हमारे पास क्लोरीन का एक अणु है, यदि हम इसे Cl2 के रूप में ना लिख करके इस तरह से लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन आपस में एक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम जानते हैं क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके लास्ट वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इस वजह से दोनों क्लोरीन परमाणुओं ने आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया है। अब चूंकि ये बंध कैसा है, बहुत ज़्यादा दुर्बल है और ये एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना है। जब ये बंध टूटेगा तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन का जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को ले करके अलग हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा फिर Cl डॉट प्लस Cl डॉट। अब ये जो डॉट है इसी को कहते हैं हम मुक्त मूलक। मतलब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल और यही रिएक्शंस को आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, कैसे, सबसे पहले तो ये स्टेप जो है, ये रिएक्शन जो है 3 स्टेप्स के थ्रू होती है। प्रारंभन मतलब इनिशिएशन, संचरण मतलब आगे प्रोपेगेट होना, आगे प्रोसीड होना और समापन मतलब टर्मिनेट होना, अभिक्रिया का टर्मिनेशन। ठीक है, पहली स्टेप तो मैंने आपको बता दी। प्रारंभन किस तरह से होता है, जो क्लोरीन का अणु है Cl बॉन्ड Cl, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये बंध जो है यहाँ से क्लीवेज हो जाता है, बंध का टूटना। यहाँ पर ये जो स्टेप होती है वो स्टेप होती है बंध का यहाँ पर टूटना होता है, जिसके कारण प्रत्येक क्लोरीन परमाणु अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर अलग हो जाते हैं। अब यही क्लोरीन का जो मुक्त मूलक है, अब ये क्या कहलाएगा, क्लोरीन का मुक्त मूलक। यही क्लोरीन का मुक्त मूलक आगे रिएक्शन को प्रोपेगेट करेगा, संचरण करेगा। ठीक है, किस तरह से, ये क्लोरीन का मुक्त मूलक
पहली स्टेप में क्या करेगा, हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे थे, मेथेन के साथ करवा रहे थे। तो ये मेथेन के साथ रिएक्ट करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले करके, अब फ्री रेडिकल क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए किसी अदर परमाणु से तो जुड़ना पड़ेगा, तब जा कर के वो स्टेबल होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ मेथेन में से एक हाइड्रोजन को ले लेगा और HCl बना करके खुद स्टेबल हो जाएगा, और जो बचा हुआ CH3 है, मतलब जो कार्बन है, उसको क्या कर देगा, ये कार्बन का मुक्त मूलक, मैथिल का मुक्त मूलक यहाँ पर बना देगा। ठीक है, आप लोगों को ये स्टेप क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर बस मुक्त मूलक के द्वारा ही ये रिएक्शन जो है आगे बढ़ती चली जाती है। अब ये क्या होगा, यहाँ पर तो बन गया CH3 का मुक्त मूलक। ठीक है, ये CH3 का मुक्त मूलक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्वयं को स्थायित्व प्राप्त करना है, इसलिए क्या करेगा, ये किसी क्लोरीन के अणु से फिर से रिएक्ट करेगा। अब क्या करेगा, वो खुद तो स्थायित्व हो जाएगा, मतलब यहाँ से एक Cl को तो ये ले लेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3Cl, और जो ये बचा हुआ एक Cl है वो यहाँ पर बन जाएगा Cl का, क्लोरीन का मुक्त मूलक। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होती जाती है, चलती जाती है, और एक प्रोडक्ट है यहाँ पर CH2 Cl2 का भी बनता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था CHCl3 भी बनता है, मतलब क्लोरोफॉर्म भी बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बनता है यहाँ पर। अब ये रिएक्शन कहीं ना कहीं तो रुकेगी, ऐसा तो नहीं है कि चलती जाएगी। तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप है वो है समापन, टर्मिनेशन। अब रिएक्शन टर्मिनेट कब होगी, जब ये सब खत्म हो जाएंगे, जब अभिकर्मक ही नहीं बचेगा तो रिएक्शन कहाँ से पूरी होगी, कहाँ तक चलती चलेगी। तब क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन का जो मुक्त मूलक है आपस में जुड़ करके क्लोरीन का अणु बना लेंगे, मैथिल मैथिल मुक्त मूलक आपस में जुड़ करके यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H6। हमने रिएक्शन में ये नहीं देखा था कि C2H6 बन रहा है, लेकिन जब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है तब उसमें एज ए बाय प्रोडक्ट एथेन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, कोई मैथिल मुक्त मूलक और कोई क्लोरीन मुक्त मूलक आपस में रिएक्ट करके CH3Cl बना लेंगे। अब देखिए यहाँ किसी भी टाइप का कोई मुक्त मूलक नहीं है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है, अभिक्रिया यहाँ पर रुक गई है, टर्मिनेट हो गई है। तो ये हैलोजनीकरण की अभिक्रिया होती है जो इन स्टेप्स के द्वारा होती है। तो ये रिएक्शन मुक्त मूलक के द्वारा कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट रासायनिक गुण है वो है दहन। दहन की प्रोसेस में कोई भी एल्केन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा कब, जब ऑक्सीजन होगी तभी तो बर्न होगा, तभी तो दहन होगा। तब ये किस में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, CO2 और H2O में, और साथ ही साथ हमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं दहन की प्रोसेस। और एक और टर्म है वो है अपूर्ण दहन। जब भी किसी एल्केन का अपूर्ण दहन होता है तब हमें कार्बन ब्लैक मिलता है, और इसका यूज हम इंक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है नियंत्रित ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब हम किसी भी एल्केन को लेते हैं और उसे कंटिन्यूअसली वायु प्रवाहित करते हैं और कोई प्रबल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है, तो हमें अंत में जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक प्राप्त होते हैं। जैसे इस रिएक्शन में हम यदि मेथेन की रिएक्शन हमने यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं, कंटिन्यूअसली प्रवाहित कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और प्रबल उत्प्रेरक यहाँ पर क्या लिया है, हमने कॉपर का लिया है, तो हमें यहाँ पर मेथेनॉल प्राप्त हो रहा है। और दूसरी रिएक्शन में हमने मेथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और प्रबल उत्प्रेरक मॉलिब्डेनम ऑक्साइड लिया है, तो हमें यहाँ पर HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, जो कि प्रबल ऑक्सीकारक कहलाता है। नेक्स्ट रासायनिक गुण है समावयवीकरण या समावयता। समावयता क्या होता है, जिनका कि अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, ये समावयता को कहलाती है। अब यहाँ पर समावयता के भी कई तरह के टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मैंने आपको परिभाषा के अनुसार बताया है वो समावयता कहलाती है संरचनात्मक समावयता। कैसे देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर लिया है नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन क्यों लिया है या इसको नॉर्मल हेक्सेन क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एक सीधी श्रृंखला में आपस में जुड़े हुए हैं। यदि हम नॉर्मल हेक्सेन की रिएक्शन करवाते हैं निर्जल LCl3 एनहाइड्रस LCl3 के प्रेजेंस में और साथ में HCl गैस के रूप में लेते हैं, तब इसे गर्म करने पर हमें यहाँ पर शाखित एल्केन प्राप्त होता है।
अब हमने तो यहाँ पर नॉर्मल लिया था, ठीक है तो वही, जहाँ पर इनका अणुसूत्र तो समान है लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल था, अब ये शाखित हो गया है, ठीक है। शाखित हेक्सेन हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं हम समावयवीकरण। मतलब यहाँ पर एल्केन कैसे हो गए हैं, समावयवीकृत हो गए हैं, ठीक है। कैसे, किस तरह से देखें, यहाँ पर एक हमें प्रोडक्ट कैसा मिला है, 2 मिथाइल पेंटेन मिला है। मतलब जहाँ पर एक कार्बन कहाँ जुड़ गया है, सेकेंड नंबर के कार्बन पर, लेकिन टोटल कार्बन तो 6 ही है, हाइड्रोजन भी उतने ही है जितने यहाँ पर हैं, ठीक है। एक हमें प्रोडक्ट क्या मिला है, 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तीसरे नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। टोटल 5 कार्बन है तो इसे हम लिखेंगे पेंटेन। तो इस तरह से 2 अलग अलग टाइप के हमें प्रोडक्ट मिले, लेकिन है तो हेक्सेन ही। तो इस तरह का ये जो रिएक्शन होती है इसे हम कहते हैं समावयवीकरण। नेक्स्ट रासायनिक गुण है एरोमेटीकरण। इसमें भी हमने नॉर्मल हेक्सेन लिया है इस रिएक्शन को समझाने के लिए। इन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, किसी भी वैनेडियम ऑक्साइड या फिर क्रोमियम ऑक्साइड या फिर मॉलिब्डेनम ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट यहाँ लिया जाता है, गर्म किया जाता है। साथ ही साथ हम टेम्परेचर रखते हैं 773 केल्विन, और साथ ही साथ हम 10 से 20 एटमॉस्फेरिक यहाँ पर प्रेशर रखते हैं, वायुमंडलीय दाब रखते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल हेक्सेन जो है उसका विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है। मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके इस नॉर्मल हेक्सेन का यहाँ पर चक्रीकरण हो जाता है। मतलब हमें यहाँ पर प्राप्त होता है बेंजीन। तो इसे हम कहते हैं एरोमेटीकरण। या तो आप बेंजीन, हम जानते हैं बेंजीन में अल्टरनेट ऑर्डर पर डबल बॉन्ड होते हैं, या तो आप बॉन्ड को इस तरह से लगाओ या फिर बॉन्ड को आप इस तरह से लगाएं। तो इस तरह से इस अभिक्रिया में हमने लिया था नॉर्मल हेक्सेन, जो कि चक्रीकृत होकर के हमें यहाँ पर क्या मिला है, बेंजीन का प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है भाप के साथ अभिक्रिया। यदि हम मेथेन की रिएक्शन यहाँ पर भाप के साथ करवाएं, भाप में यहाँ पर H2O आएगा, या आप इसे करेक्ट करें। मेथेन की रिएक्शन हम H2O के साथ करवाते हैं निकिल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर हम इतना लेंगे 1273 केल्विन के साथ इसे गर्म करेंगे। तो हमें यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ ही साथ डाईहाइड्रोजन प्राप्त होता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है डाईहाइड्रोजन बनाने की। तो ये एक छोटी सी अभिक्रिया है। नेक्स्ट रिएक्शन है ताप अपघटन। ताप अपघटन में क्या होता है, उच्चतर एल्केन को जब हम गर्म करते हैं, हाई टेम्परेचर लेते हैं, तब उच्चतर एल्केन अपने छोटे छोटे एल्केनों में विभक्त हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम ताप अपघटन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हेक्सेन लिया है, हेक्सेन को गर्म करने पर हमें कई तरह के छोटे छोटे एल्केन और साथ में एल्कीन भी प्राप्त होते हैं, मतलब डबल बॉन्डेड कंपाउंड भी हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आज के इस क्लास में हमने रासायनिक गुण किसके, एल्केन के रासायनिक गुण कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और भौतिक गुण भी हमने देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में एल्कीन के विरचन की विधियां और साथ ही साथ भौतिक गुण और रासायनिक गुण देखेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को मेरी ये क्लासेस ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो आप मेरी चैनल इमेजिन साइंस को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और पास में ही दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू।